शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी बाबर शेयर कर रहे हैं कराची से। बाबर कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। मैं सऊदी अरेबिया में होता था। मैं वहाँ से वापस आया तो मैं भी वहीं पर था तो मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया था। मैं दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। तो मैंने घर वालों से जब पूछा तो उनका ये कहना था कि उनको चुखंडी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। मैंने ये कहा कि ठीक है, फिर मैं उनकी कब्र पर जाऊँगा। तो मेरे छोटे भाई ने ये कहा कि जब आपको जाना होगा मुझे बताना, मैं आपको ले जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, लेकिन मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर था तो मुझे सारी जगहों का पता था। मैं चुखंडी रेलवे स्टेशन की तरफ से होता हुआ जा रहा था। सर्दियों का मौसम था, बहुत सख्त सर्दी थी। अभी मगरिब नहीं हुई थी, मगरिब से पहले का ही टाइम था, लेकिन सर्दी होने की वजह से वो शाम का ही मंजर महसूस हो रहा था। जैसे मैं रेलवे स्टेशन की तरफ आया तो मैंने वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक के ऊपर एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, इतनी सख्त सर्दी में इस तरह से खुले आसमान के नीचे ये बूढ़ी औरत क्यों बैठी है। उसके सर के बाल भी खुले थे, सफ़ेद रंग के बाल थे। जैसे मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थी। उसने मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। वो इस तरह से बैठी हुई थी जिस तरह से बिल्कुल झुक कर बैठी हुई थी। खैर मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं बाइक पर था। मुझे ये था कि शायद ये बूढ़ी औरत हो, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं इसे कुछ पैसे दे दूँगा। लेकिन उसने जब मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया, मैंने बात करने की कोशिश की तो इस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे के ऊपर जैसे चादर कर ली। मुझे लगा कि शायद ये बात करना नहीं चाहती। मैं वहाँ से चल पड़ा। जैसे मैं चुखंडी कब्रिस्तान पहुँचा, मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही बूढ़ी औरत जो मैं पीछे रेलवे स्टेशन पर देख कर आया था, रेलवे ट्रैक पर देख कर आया था, कब्रिस्तान के बाहर बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है या ये हूबहू वही बूढ़ी औरत है या ये कोई और है। वही कपड़े, वही हुलिया, वही बाल। अब मैं डर गया। मैंने उससे बुलाया नहीं। मैंने दिल में सोचा कि मैं पहले दादाजी की कब्र से हो लेता हूँ और फिर मैं इस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे दे दूँगा। पहले तो ये मेरी बात भी नहीं सुन रही थी। बिल्कुल वो कब्रिस्तान के दरवाजे के अंदर बैठी हुई थी, एक साइड पर होके। मैं अंदर कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ पर गोरकन को मैं जानता था क्योंकि पहले हमारे एक मामू की भी वफ़ात हुई थी, तो वही गोरकन था। उससे बातचीत हुई तो वो मुझे दादाजी की कब्र पर ले गया। वहाँ पर मैंने फातिह खानी की। अब मैं वहाँ से जब वापस निकला तो गोरकन वहाँ से जा चुका था। बस उसने मुझे ये कहा था कि शाम अंधेरा होने से पहले यहाँ से आप निकल जाएं क्योंकि यहाँ के मामलात कुछ ठीक नहीं हैं। बस उसने इतनी बात कही और वो चला गया। इतने में वहाँ पर अंधेरा हो गया, मगरिब भी हो गई। मेरे पास मोबाइल था, मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो जैसे ही मैं कब्रिस्तान के दरवाजे पर आया, वहाँ पर वो बूढ़ी औरत नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, वो जो बूढ़ी औरत कोई और होगी, कहीं चली गई होगी। तभी मेरा नाम लेकर मुझे किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि मुझे कौन औरतें आवाज़ें दे रही हैं। ये किस औरत की आवाज़ है जो मेरा नाम जानती है और मुझे पुकार रही है। फिर मुझे लगा कि ये शायद वही बूढ़ी औरत हो, लेकिन उसको मेरा नाम कैसे पता चला। वो नाम बार बार मुझे कब्रिस्तान के अंदर से कोई आवाज़ें दे रहा था। अब मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं यहाँ से जाऊँ या मुझे कौन आवाज़ें दे रहा है। उस आवाज़ के तक्कुब में मैंने जवाब भी दिया कि कौन है और मुझे कौन आवाज़ें दे रहा है। तभी मैं क्या देखता हूँ, मुझे एक रोशनी सी दिखाई दी। वो रोशनी ऐसी थी जिस तरह से कोई टॉर्च होती है, इस तरह की कोई रोशनी एक कब्रिस्तान की एक हिस्से से मुझे दिखाई दी। तभी मैं क्या देखता हूँ, एक ऊंची सी कब्र थी, उसके ऊपर बाकायदा वो छत वगैरह भी बना हुआ था। उस कब्र के पास कोई औरत खड़ी हुई थी।
मैंने जब उसे देखा, मैं उसकी तरफ जाने लगा कि मैं जाकर देखता हूँ ये कौन औरत है जो मुझे आवाज़ें दे रही है। मोबाइल की टॉर्च मैंने ऑन की, वो बार बार मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ें दे रही थी कि मुझे पैसे देकर जाओ, तुमने मुझे पैसे देने थे, तुमने मुझे पहले भी पैसे नहीं दिए और तुम मुझे अब भी पैसे नहीं दे रहे। ये लफ्ज़ वो बार बार बोल रही थी। मैं जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसको कैसे पता चला कि मैंने नीयत की थी कि मैं उस बूढ़ी औरत को पैसे दूंगा, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं था, मैंने उसे पैसों का पूछा भी नहीं था। खैर, मैं उस औरत की जब मैंने आवाज़ सुनी मैं उसके करीब जाने लगा, लेकिन मेरे दिल में डर था कि मुझे इसके करीब जाना नहीं चाहिए। फिर भी ना चाहते हुए मेरे कदम उस तरफ बढ़ रहे थे। मैं खुद को रोकने की भी कोशिश कर रहा था। अभी मैं उससे थोड़ा ही दूर था, मैंने मोबाइल की टॉर्च में जब देखा तो वो जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी नेकी थी, अल्लाह का कोई ख़ास करम था जो मैं बच गया। मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा जो सर कटी थी। उसका जो कटा हुआ सर था उसके हाथ में था और उसकी गर्दन वाली जगह से आग के शोले निकल रहे थे। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। बस ये देखने की देर थी, मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर करता मैंने पीछे पलट कर फिर नहीं देखा। मैंने बाइक चलाया, स्टार्ट किया। अब मैंने वापसी पर मैं जिस रास्ते से आया था मैं उस रास्ते से नहीं गया। क्या जैसे कैसे करके मैं अपने घर पहुंचा तो हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर वालों ने जब पूछा तो मैंने बताया मेरे साथ ये हादसा हुआ है। ये इसी तरह से मुझे रेलवे ट्रैक्स पर एक बूढ़ी औरत नज़र आई, फिर वही कब्रिस्तान में नज़र आई, फिर मैंने वहाँ पर एक सर कटी एक मखलूक को देखा। तो मेरी वालदा जो थी वो मुझे बार बार यही बात कह रही थी कि वो कोई इंसान नहीं थी, वो कोई बूढ़ी चुड़ैल थी जो तुम्हें वहाँ पर नज़र आई। उसी रूप में वो तुम्हारे पीछे लग गई जहाँ से तुम गुजर कर आए, क्योंकि तुमने उससे बातचीत की। मुझे बहुत सख्त बुखार था, मैं बहुत खौफजदा था। सारी रात मैं सो नहीं सका उस खौफ से। वो मंजर मेरी आंखों के आगे से हटता नहीं था। सुबह फिर हम लोगों के मोहल्ले में ही एक मदरसा था, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठा करते थे। एक तो इमाम साहब थे, उनके अलावा भी एक बुज़ुर्ग बैठा करते थे, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे वो। उनके पास में गया, उन्हें मैंने सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ ये कल हादसा हुआ है और अब मुझे बहुत सा बुखार है और मैं सारी रात डरता रहा हूँ, मेरी आंखों से वो मंजर नहीं हट रहा। उन्होंने मुझे दम किया। उन्होंने भी सेम मेरी अम्मी वाली बात की कि जिस रास्ते से तुम गुजर कर आ रहे थे वहाँ पर वो जो रेल की पटरी थी, वहाँ पर किसी ऐसी आसेब ज़दा वो जगह थी, ऐसी मखलूक का बसेरा था जो चुड़ैल थी, और वो एक बूढ़ी चुड़ैल थी जिसकी उम्र 200 साल से भी ज़्यादा थी। जब तुम उसके करीब गए, तुमने उससे बात करने की कोशिश की, वो वहीं से तुम्हारे पीछे लग गई थी। अगर वो उस वक्त तुम्हारी बात का जवाब दे देती या तुम उसे कुछ दे देते तो उसका साया तुम पर हो जाता और तुम्हारी हालत अब यूँ नॉर्मल ना होती। उनका ये कहना था उनके इल्म के मुताबिक कि अगर किसी इंसान के ऊपर किसी 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी बूढ़ी चुड़ैल का साया हो जाए तो वो ज़िंदा नहीं बचता, क्योंकि वो बहुत सख्त, उसका साया बहुत ज़्यादा सख्त होता है और वो ज़्यादातर नौजवान लड़कों पर ही उसका साया होता है और वो उनको मार के ही सांस लेती हैं। अगर वो मुझसे कुछ ले लेती तो मैं फ़ौरन उसके कंट्रोल में चला जाता। फिर जैसे वो वहाँ से उसने मुझे आवाज़ें दी, अगर मैं उसके करीब चला जाता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। खैर, उसके बाद मैंने उनसे तकरीबन 7-8 दिन दम करवाया, बहुत अपनी हिफाजत की। दोबारा कभी भी मैं वो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उस साइड से होकर नहीं गया। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। आज भी वो मंज़र मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि हम लोगों के सामने नज़र आने वाला कोई नॉर्मल इंसान है या कोई और मखलूक। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मिसबा शेयर कर रही हैं एबटाबाद से। मिसबा कहती हैं, मैं एबटाबाद की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी। वो जो कॉलेज था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। हम लोगों का कॉलेज भी ऐसे ही था, काफ़ी हाइट पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। एक दफ़ा की बात है, मेरी जो क्लास फेलो थी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो छुट्टी पर थी तो मैं अकेली थी। अक्सर छुट्टी के वक्त मैं लेट हो जाया करती थी क्योंकि अब्बू कभी कभार देर से आते थे मुझे लेने के लिए।
तो मैं वहाँ पर छुट्टी के बाद हम लोगों के एक ऐसा कॉलेज का हिस्सा था, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एक बागीचा सा था। यानी वो बागीचा इस सेंस में था कि वो खाली प्लॉट था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल लगे हुए थे, गुलाब के फूल थे बहुत ज़्यादा। वो जगह हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। अक्सर मैं और मेरी फ्रेंड जो थी, हम लोग वहाँ पर जाकर बैठा करती थी। मैं अकेली थी उस दिन, मैं वहाँ पर चली गई। बहुत सख्त सर्दी का मौसम था, धुंध भी थी काफ़ी ज़्यादा। मैं वहाँ पर बैठी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं एक साइड पर होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और मैं उन फूलों की तरफ देखने लग गई। कॉलेज में और भी लड़कियाँ थीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जा चुकी थीं। अब्बू ने मुझे सुबह मॉर्निंग में ही बता दिया था कि उनको थोड़ी देर हो जाएगी वापसी पर मुझे पिक करते करते। तो मुझे पता था कि अब्बू अभी तो नहीं आए होंगे। मैंने सोचा मैं यहीं पर आकर बैठ जाती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को भी मिस कर रही थी। तभी मैंने उन पौधों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल थे, बहुत खूबसूरत फूल थे वहाँ पर। उन पौधों में मैंने एक सर देखा, जैसे कोई सर है, कभी वो इस तरफ होता है, कभी वो इस तरफ होता है, ब्लैक कलर के बाल। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये कौन है, यहाँ पर कौन फिर रहा है। और हाइट भी उसकी इतनी थी जितने वो फूलों की, यानी ज़मीन से फूलों तक उसकी हाइट थी, बहुत छोटी हाइट थी। तभी मैंने जब गौर करना चाहा तो वो सर कभी इधर होने लग गया, कभी उधर। बाकायदा मुझे 2 आंखें दिखाई दी। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होकर उस तरफ देखने लगी कि ये कौन है, यहाँ पर कौन हो सकता है ये इतनी छोटी हाइट में। मैंने देखा तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा वो बच्चा था। यानी अगर उसकी हाइट हम लोग वैसे नॉर्मल बच्चों में देखें तो जैसे साल के बच्चे की हाइट होती है, इतनी उसकी हाइट थी। इतना खूबसूरत वो बच्चा था, बहुत काले उसके सर पर बाल और बहुत सफ़ेद उसका कलर था। उसकी चीक्स बड़ी पिंक पिंक थी। मुझे वो बच्चा बड़ा ही प्यारा लगा। वो बच्चा वहाँ पर खड़ा उन फूलों के साथ जैसे खेल रहा था ना, मुझे बड़ा तजुब हुआ कि ये किसका बच्चा है। फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पर जो माली काम करता है उसका बेटा होगा। वो भी पठान था जो माली वहाँ पर काम करता था, तो उसी का बेटा होगा। क्योंकि दोपहर के वक्त जब हम लोगों को ब्रेक टाइम था तो यहाँ पर माली जो था वो वहाँ पर काम कर रहा था। मुझे ये था कि शायद उसके साथ ही बच्चा होगा। मैं उस बच्चे को देख उस बच्चे के पास जाने लगी। उस वक्त उस बच्चे का मुझ पे ध्यान नहीं था। वो उन फूलों के साथ खेल रहा था जो गुलाब के फूल थे, ढेर सारे गुलाब के फूल थे। मैंने उस बच्चे को आवाज़ दी तो उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भी बहुत प्यारी थी। उस बच्चे ने मेरी तरफ देखकर जैसे वो मुस्कुराने लगा। मुझे वो बच्चा बहुत प्यारा लगा। मैंने उसे अपने पास बुलाया, इधर मेरे पास आओ। वो बच्चा जो था उन फूलों में से निकलकर मेरे पास आ गया। मैंने उस बच्चे को उठाया, अपने साथ लगाया। मैं उससे बहुत ज़्यादा ना जैसे प्यार करने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन और यहाँ पर कैसे आए। वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, बस वो हंसता ही जा रहा था। लेकिन एक बात थी कि वो बच्चा जो था वो इस हद तक जैसे यक ठंडा सा था। मुझे लगा कि शायद ठंड की वजह से, और उसने कपड़े भी नॉर्मल से पहने हुए थे, कोई इतने सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैंने इस बच्चे को नीचे उतारा। मैंने उससे ये पूछा कि तुम यहाँ पर अकेले मत रहो, आओ मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँ। उसने मेरे से हाथ छुड़ाया और दोबारा उन फूलों की तरफ भाग गया। इतने में मुझे वॉचमैन ने आवाज़ दी कि आपको लेने आ गए हैं। मैंने पीछे पलट कर देखा। मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं आती हूँ। मैंने दोबारा से उस बच्चे की तरफ देखा, वो उन्हीं फूलों के पास खड़ा हुआ था। मैं जैसे ही गेट के पास आई तो मैंने माली से ये कहा कि माली ने वॉचमैन से मैंने ये कहा कि वहाँ पर बागीचे में मैंने एक बच्चे को देखा है, तो वो माली का बच्चा है, जाकर ज़रा उसे देख लो, वो अकेला है वहाँ पर। तो तुम ऐसे करो, तुम माली से ये कहो कि उसको उठा ले। वॉचमैन ने ये कहा कि ठीक है मैं माली को कह देता हूँ। मैं घर आ गई। मैंने घर आकर भी ये बात सबको बताई कि मैंने वहाँ पर एक बहुत प्यारा बच्चा देखा है। सुबह जब मैं दोबारा कॉलेज गई तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आई थी। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया। जिस वक्त हम लोगों को ब्रेक हुई तो उस वक्त माली जो था वो वहीं पर काम कर रहा था बागीचे में। हम लोग वहाँ पर आई, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। मैंने माली बाबा से पूछा कि आपका बेटा ठीक है? आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। माली बाबा हैरान होकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और ये कहने लगे कि मेरा बेटा आपने कहाँ देख लिया? मैंने ये कहा कि कल यहीं पर तो खेल रहा था इन फूलों के पास, छोटा सा बच्चा। मैंने उसे बहुत प्यार किया, मुझे लगा आपका बेटा है। माली ने कहा नहीं, मेरा तो इतना छोटा बेटा है ही नहीं, मेरे बेटे तो यंग हैं। मेरा तो यहाँ पर कोई बेटा नहीं है, और वैसे भी इस तरफ कोई बच्चा नहीं आता। यहाँ पर कॉलेज में भी कोई ऐसा नहीं, कोई फैमिली नहीं है, यानी जैसे कैंटीन पर होती है या जैसे टीचर्स की होती हैं, तो आपको गलत फहमी हुई। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। मैंने से कहा मैंने खुद यहाँ पर बच्चे को देखा है। मेरी फ्रेंड भी कहती कि अगर तुमने देखा है तो फिर इसका तो नहीं था, किसी और का होगा।
हम लोग तो वहाँ पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मुझे बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने उसे कहा कि तुमने अभी आवाज़ सुनी है बच्चे के हंसने की? उसने इधर देखा, कहती नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं है, मुझे मुसलसल उन फूलों के पास से बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे कहा कि मुझे तो यहाँ से आवाज़ आ रही है। उसने कहा कि मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं बहुत डर गई, खौफ के मारे मेरी तबीयत ख़राब सी होने लग गई। मैंने उसे कहा कि चलो हमें यहाँ पर नहीं बैठना। हम लोग घर आ गए। यानी छुट्टी के बाद जब मैं घर आई तो मैंने घर आकर ये बात अपने घर वालों को भी बताई कि वहाँ पर तो वो माली का वो बेबी जो था वो माली का नहीं था, फिर वो कौन था? ये वहम सा मुझे होने लग गया। अम्मी ने कहा छोड़ो जो भी था, तुम क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ गई हो। उसी दिन शाम की बात है, मैं अम्मी के साथ किचन में काम कर रही थी। मगरिब हो चुकी थी तो अम्मी ने ये कहा कि हम लोग जितनी भी हम लोगों की सब्ज़ी वगैरह थी हम लोगों ने घर में लगाई हुई थी। हम लोगों के सहन में एक बाकायदा हिस्सा था, वहाँ पर हम लोगों ने ये सब्ज़ी वगैरह भी लगाई हुई थी। अम्मी ने कहा कि जाओ वहाँ से हरा धनिया उतार कर लाओ। मैं हरा धनिया उतारने के लिए जब वहाँ पर गई जिस जगह हम लोगों ने सारी सब्ज़ी लगाई हुई थी, मुझे वहाँ पर बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने तो चीखना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ से बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही है। मैं बहुत डर गई। अम्मी बाहर भागी कि इसको पता नहीं क्या हो गया है। मैं खौफ ज़दा हो गई थी, बहुत डर गई थी, मुझे बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही है। अम्मी ने मुझे पकड़ा, समझाया। अम्मी ने कहा तुम क्यों इस चीज़ को इतना फ़ील कर रही हो? अम्मी ने मुझे पानी पिलाया। मैं बहुत डर गई। अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ अपने कमरे में लेट जाओ, कुछ भी नहीं है। मैं अपने कमरे में लेट गई। थोड़ी देर के बाद अभी मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, मेरे कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ छोटे छोटे से हाथ हैं और मेरे हाथों के ऊपर जैसे कोई हाथ लगा रहा है। वो हाथ बहुत ठंडे थे। मेरी आँख खुली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसी बच्चे को देखा, लेकिन अब उसका रंग बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं था, वो बिल्कुल बहुत ब्लैक कलर का था। उसकी रेड कलर की आइज़ थी। वो बहुत छोटा था, वही काले बाल, वही चेहरा, लेकिन फुल ब्लैक। जैसे मैंने उसे देखा मैं चीखें मारती हुई बाहर भागी। मैंने अम्मी से कहा कि मेरे कमरे में वो बच्चा है, मैंने खुद उसे देखा है। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्यों मुझे हर जगह पर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि वो बच्चा इधर ही है, कभी आवाज़ का आना, कभी उसका नज़र आना। अम्मी ने जैसे ही कमरे में जाकर देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने ये कहा कि मैंने अकेले नहीं रहना, मेरे पास रहें आप। मेरी खाला का घर पास ही था। अम्मी ने मेरी खाला को बुलाया, मेरी खाला आ गई, खाला को भी सारी बात बताई। खाला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि पता नहीं ये क्या माजरा है, कहीं वो कुछ जिन्नात वगैरह ना हो जो उसे नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी हालत ऐसी ही थी। खाला की एक दोस्त थी तो वो ये अमलियात वगैरह करती थी। खाला ने उन्हें फ़ोन किया, उनसे मेरी बात करवाई, उन्होंने कोई पढ़ाई वगैरह की तो उन्होंने ये कहा कि वो बच्चा जिन का बच्चा है, जो इसको नज़र आया, जिसके पास ही गई, वो वहाँ पर जिन्नात का बसेरा या जो भी है उन फूलों के पास वो मखलूक रहती है। इसने उसको बुलाया, प्यार किया। वो बच्चा अब इससे मानूस हो चुका है। पहले तो इसके सामने वो खूबसूरत रूप में आया, लेकिन उसका असल रूप यही है जो इसने अब देखा है। मैं तो बहुत डर गई। उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही दम किया क्योंकि वो किसी और शहर में रहती थी। फिर उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि आपने उस बगीचे में नहीं जाना, वरना ये मखलूक आपको नुकसान पहुँचाएगी। उसके बाद मैं तो कभी उस बागीचे की तरफ नहीं गई जो हम लोगों के कॉलेज में था, लेकिन मैं अक्सर बीमार हो जाती थी, मेरे सर में दर्द होता था। उनके दम के बाद मुझे वो दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपने 7 दिन लगातार सूरह बकरा पढ़नी है तिलावत के साथ, उसी कमरे में बैठकर। तो मैंने तिलावत की 7 दिन सूरह बकरा की उसी कमरे में। फिर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग्स होती थी कि कोई छोटी सी हाइट में है, जैसे वो मेरे इर्द गिर्द है, जैसे कोई पता नहीं, वो अजीब सी फीलिंग्स थी जिनको मैं वर्ड्स में बता भी नहीं सकती। बहुत अरसा मुझे ये खौफ रहा कि कहीं वो मुझे नज़र ना आ जाए। मैं इतनी डर गई थी कि मैं क्लासरूम से भी बाहर नहीं जाती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो गया। वो मुझे नज़र आना बंद हो गया या उसकी वो फील्स आना बंद हो गई। तो ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मिसबा आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं आज बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर भी कल व्लॉग ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।